भरपूर प्रयास किया है कि हरियाणा के किसी भी छात्र के साथ किसी भी तरीके का अन्याय ना हो। और जिस प्रकार से सरकार ने गलत गाइडलाइंस जारी करी, पर माननीय उच्च न्यायालय के दबाव के कारण हमने हर बार सरकार को जो है विपक्ष का जो काम होता है सरकार को आईना दिखाने का, तो विपक्षी पार्टी के छात्र संगठन होने के नाते समय समय पर हमने सरकार को आईना दिखाने का काम किया, और जिसके फलस्वरूप आज हरियाणा के कई लाख विद्यार्थी जो है बिना परीक्षा के उस सेमेस्टर में और अगली कक्षा में जो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं आज वो प्रमोट हो चुके हैं। पर दोस्तों अभी भी काफी ऐसे विद्यार्थी हैं, काफी ऐसे छात्र हैं जो अभी भी जो है जिनके सिर पर अभी भी इस कोरोना महामारी का खतरा जो है मंडरा रहा है। उसमें जो सबसे पहले अग्रणी श्रेणी में जो विद्यार्थी आते हैं वो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। दोस्तों जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की गाइडलाइंस जारी हुई हैं, उन गाइडलाइंस के अंडर हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज आती हैं। हरियाणा में अगर हम बात करें तो प्राइवेट, गवर्नमेंट, डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलाकर लगभग 60 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हरियाणा के अंदर है। की बात करूं तो उनके लिए CCIM है। इसी तरीके से फार्मेसी का भी थोड़ा सा एक जो ज्यादा सुनने में आया है कि PGI का जो हमारी यूनिवर्सिटी है उन्होंने फार्मेसी का एक पेच फंसाया हुआ है। उसके अलावा BSc नर्सिंग के काफी जो है स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा ANM, GNM, इस तरीके के फिजियोथेरेपी, इस तरीके के काफी मेडिकल कोर्सेज हैं जो अभी भी छात्र जिन कोर्सेज में पढ़ रहे छात्र अभी भी असमंजस में हैं कि उनका क्या होगा। देखिए हम आपके साथ बिल्कुल आपकी हर बात पर सहमत हैं। हम ये भी समझते हैं कि हरियाणा के अंदर जो मेडिकल लाइन का स्टूडेंट है वो सिर्फ हरियाणा का ही नहीं बल्कि दूसरी स्टेट से आकर भी हरियाणा में पढ़ रहा है। उसके अलावा अगर मैं हरियाणवी स्टूडेंट्स की भी बात करूं जो मेडिकल लाइन के हैं तो उनके लिए भी बराबर ही खतरा है जितना BA, BCom, BSc या किसी और प्रोफेशन के छात्र के सिर पे खतरा था। तो दोस्तों आप में से काफी लोगों के मेरे पास सुझाव भी आए। अब मैं कुछ एक यूनिवर्सिटीज जैसे हमारे हरियाणा के अंदर मैं कुछ एक यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा, जैसे मुलाना यूनिवर्सिटी अंबाला। अब मुलाना यूनिवर्सिटी अंबाला में जो अंबाला के कोविड-19 के पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट भी जो मुलाना यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है वो कर रहा है। और अगर मैं PGIMS की बात करूं तो रोहतक के हालात आपको पता है। उसके अलावा अगर मैं कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो सोनीपत के अंदर लगभग सभी केसेस जो है या तो सोनीपत में ट्रीटमेंट हो रहा है या कानपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। उसके अलावा SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, अग्रोहा कॉलेज है। तो इस तरीके की जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं इन पर एक तो ये यूनिवर्सिटीज के अंदर अभी कोविड-19 के पेशेंट का इलाज चल रहा है। दूसरा सरकार ये कह रही है कि इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, उनके एग्जाम्स की डेट शीट भी कुछ यूनिवर्सिटियों में आउट हो चुकी है। इसलिए आप सभी साथी बड़े चिंतित हैं। NSU हरियाणा आपके साथ इस मुद्दे पर खड़ी है। पर मैं दोस्तों आपके साथ कुछ एक बातें साझी करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि इन कोर्सेज की जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। जैसे अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की बात करें तो UGC ने 2019 और 20 का जो बैच है उसके लिए कुछ एडवाइजरी जारी करी थी, कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी। और उन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने माननीय उच्च न्यायालय के दबाव के बाद वो सभी नोटिफिकेशन जारी करे। परंतु अभी तक क्योंकि जितना एक मैंने अभी देखा है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, CCIM या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनमें से किसी भी रेगुलेटरी बॉडी ने अभी तक किसी भी तरीके की जो है गाइडलाइंस नहीं जारी करी है, कोई एडवाइजरी नहीं जारी करी है। और ये जो सेंट्रल बॉडीज हैं, ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, यही हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर जितना भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो उन्हीं की गाइडलाइंस के ऊपर वो लोग एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। अब मुझे कई साथी पूछ रहे थे कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हम हर तरीके से तैयार हैं, जैसा मैंने पहले बताया। पर मैं एक आपके सामने एक टेक्निकल पॉइंट रखना चाहूंगा कि UGC ने जो गाइडलाइंस जारी करी थी उन्हीं गाइडलाइंस का हवाला देते हुए NSU हरियाणा हाई कोर्ट पहुंची थी। पर आप जो कि इन इंस्टीट्यूट्स ने, इन गवर्निंग बॉडीज ने किसी भी तरीके की गाइडलाइंस जारी नहीं करी है, इसलिए मैं काफी
एक्सपर्ट्स लोगों से मिला, मैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज के रिटायर्ड वाइस चांसलर से मिला, क्योंकि मैं भी अपने आप को मेडिकल लाइन का एक्सपर्ट नहीं समझता। तो मैंने आप में से कई छात्रों के जिनका मेरे पास संपर्क था उनसे भी बात करी, आपके सीनियर्स जो पास आउट हो चुके हैं उनसे भी मैंने सलाह मशवरा कराया। तो दोस्तों, इसमें से कुछ एक चीजें मेरे सामने निकल के आई हैं, मैं आपके सामने वो भी बात रखूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने सुझाव आपको पहले बताकर, क्योंकि आपका सोचने का दायरा सीमित हो जाए। आप में से कई साथी इसमें कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं आपके कमेंट्स के ऊपर जो है अपना रिएक्शन भी दूंगा और आपके जो सुझाव होंगे वो भी इन कमेंट्स के थ्रू मैं देखना चाहूंगा, और उसके हिसाब से हम आपस में बैठकर कुछ चर्चा करेंगे कि किस हिसाब से हम सरकार के सामने, खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो सेंसिटिव प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उन स्टूडेंट्स की हम डिमांड गवर्नमेंट के सामने किस तरीके से रख सकते हैं। बिल्कुल, वीएलडीए की तरफ भी ध्यान देना। ऋतिक रिंकू जी कह रहे हैं, बिल्कुल वीएलडीए का जो मेरे को नोटिस में आया कि इनका एडवाइजरी जारी हुई है, मैं उसको भी देख रहा हूं, और उसका भी जो लीगल एंगल है वो भी हम जो है सर्च कर रहे हैं। रीअपीयर पास आउट स्टूडेंट्स का बिल्कुल इसके बारे में मैं थोड़ा सा लास्ट में बात करूंगा। मयंक यादव जी बोल रहे हैं कि पीजीआई में डेट शीट दे दी है। बिल्कुल मयंक जी, मेरी नजर जिन जिन यूनिवर्सिटीज में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है या डेट शीट जारी हो चुका है, मेरी उन सब पर नजर है, और मैं इन सब पर जो भी एनएसयू हरियाणा बीइंग ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरा फर्ज है मैं उसको भली भांति निभाने की कोशिश कर रहा हूं, और जो जो डेट शीट जारी हो रही हैं वो बिल्कुल हमारी नॉलेज में है। एक पीजीआई के अंदर एक इशू और आ रहा था मेरे पास, आज ही थोड़ा टाइम पहले फोन आया किसी का। तो पीजीआई के अंदर एक ये दिक्कत आ रही है कि जो नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस है उसका भी बड़ा इशू है। नेक्स्ट ईयर की जो फीस है उनकी, वो ऑफलाइन मोड में जो है, उन्होंने बोला है कि बच्चे ऑफलाइन मोड में आकर जो है बाय हैंड जमा करें। तो इसके बारे में भी अगर कंसर्न अथॉरिटी तक मेरी आवाज जाती हो तो कम से कम स्टूडेंट्स को फीस भरने के लिए तो ना उनकी जान जो है दांव पर लगाई जाए, इसको ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कर कर विद्यार्थियों की फीस जो है वो ऑनलाइन तरीके से जो है भरी जाए। फार्मेसी का है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, बिल्कुल हम इन सब के बारे में भी हम आपसे सलाह भी लेंगे, हम अपने भी विचार आपके सामने रखेंगे। रोहतक पीजीआईएमएस फार्मेसी का बार बार स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, बिल्कुल मैंने आपके सामने पहले भी वो बात रखी है। एक काफी स्टूडेंट्स जो हैं, काफी मेडिकल स्टूडेंट्स के जो मेरे पास मैसेजेस भी आए, ट्विटर पे भी काफी लोगों ने रिप्लाई किया। उन लोगों का, कईयों का ये सलाह थी कि सर हम समझते हैं हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, और जो एक नॉर्मल पास कोर्स होता है उसके अलावा ये जो है इनको हम पास कोर्सेज बीए बीकॉम की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें जो है हेल्थ साइंसेज जो है जो वो इन्वॉल्व है। तो कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर एटलीस्ट हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन करा दिए जाएं, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने करा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने थोड़े समय के लिए एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं। उसके अलावा जम्मू के अंदर भी जो एक कॉलेज ने, जो मेडिकल कॉलेज है जम्मू के अंदर भी, वहां पर भी एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आज प्रैक्टिकल फ्रॉम द कोर ऑफ स्टडीज, ये खाली पास कोर्स नहीं है जैसे बीए या एमए होते हैं, ये जो है ये लाइफ साइंसेज के कोर्स हैं, और दीज आर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज रनिंग बाय रेगुलेटरी बॉडीज, जैसा कि मैंने बताया। तो मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मेरे को भी सजेशंस दें, मेरे को भी सुझाव दें कि आपका मोड ऑफ प्रमोशन क्या हो, हाउ यू मीट द फाइनल डेफिशिएंसी व्हेन यू टेक फाइनल डिग्री, कि जैसे अगर मान लो आपको प्रमोट कर दिया जाए तो आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम, जो आपका प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये ज्यादातर जो मेडिकल लाइन है उसमें 4 साल का, 3 साल के कोर्स होने के बाद 1 या 1.5 साल की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर भी आप मुझे सजेशंस दें। और अगर हम इवन इफ प्रमोशन वर टू बी कंसिडर्ड,
then would the pass out become eligible for job या प्राइवेट प्रैक्टिस? कल को अगर आपको प्रमोट भी कर दिया जाए तो क्या कल को जब आप अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से पास आउट हो जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप जॉब या प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल होंगे? ये कुछ एक सवाल जो मेरे पास एक्सपर्ट्स ने, जो इस लाइन के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने मेरे पास दिए एनएसयूआई हरियाणा की तरफ से। ये मैं आप पर कोई थोप नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे एक बात कर रहा हूं कि ये चीजें मेरे सामने आई हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि अब इस वीडियो को खत्म करने के बाद मैं एक ईमेल आईडी जारी करूंगा। उस ईमेल आईडी पर आप सभी विद्यार्थी, आप सभी मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स उस पर अपनी अपनी इन पॉइंट्स के ऊपर कि आपको प्रमोशन कैसे करा जाए, आपके प्रमोशन के ग्राउंड्स क्या हो, अगर कल को आपको प्रमोट कर दिया जाए तो क्या आप जो है एलिजिबल होंगे जॉब या प्राइवेट प्रैक्टिस के, और इस तरीके की जो चीजें मैंने बात करी, मैं चाहता हूं आप अपने अपने जो सुझाव हैं वो ईमेल आईडी पर मेल कर हमें दें। एनएसयूआई हरियाणा आप सभी के सुझावों को माननीय हरियाणा सरकार के सामने रखेगी और मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, क्योंकि जो मेडिकल काउंसिल्स ऑफ इंडिया है, इनकी जो स्टेट यूनिट है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के सुझावों को एक हार्ड कॉपी को प्रिंट करवाकर उसके साथ एनएसयूआई हरियाणा की रिप्रेजेंटेशन लगवा के हम माननीय हरियाणा सरकार के सामने आपके सभी सुझाव रखें, ताकि आपके जो सुझाव हैं, हो सकता है आप में से कई विद्यार्थी ऐसे सुझाव दें जो सरकार ना सोच पाए। कोई भी ऐसा फैसला लेने से पहले आप सभी के सुझाव इसके अंदर अति आवश्यक हैं। इसलिए मैं आप सभी के सुझावों को कंपाइल करके जल्दी ही, मैं अभी इसके वीडियो खत्म होने के आधे घंटे तक सोशल मीडिया के माध्यम से एक ईमेल आईडी जारी करेंगे। उस ईमेल आईडी पे आप लोग अपने अपने सजेशंस दो, उन सजेशंस को हम कंपाइल करके हरियाणा सरकार के सामने रखेंगे और हरियाणा सरकार से एनएसयूआई हरियाणा के बिहाफ पर और स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ हरियाणा के बिहाफ पर हम सरकार से ये दरखास्त करेंगे, हम हेल्थ मिनिस्टर से ये दरखास्त करेंगे कि हेल्थ मिनिस्टर शुड राइट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, शुड राइट टू द गवर्निंग बॉडीज ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, कि वो इसके अंदर इन सुझावों को देखें कि हरियाणा के स्टूडेंट्स ने जो सुझाव आपके सामने रखे हैं, कोई भी फैसला लेने से पहले आप सभी के सुझावों को मद्देनजर रखा जाए और उसके बाद कोई भी फैसला लिया जाए। दोस्तों, इसमें मैंने काफी दिन रिसर्च करी, काफी दिन मैं मेडिकल के एक्सपर्ट्स लोगों से मिला, पर मैं इसमें कोई भी अपनी पर्सनल राय देने से पहले मैं चाहता था कि आप लोगों का सुझाव इसके अंदर हमारे साथ शामिल हो, क्योंकि कल को मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं एक चीज सोच रहा हूं, क्या पता मेरे दिमाग में वो चीज ना आए जो आप में से कोई साथी, कोई हमारा भाई, कोई हमारी बहन हमें वो सुझाव दे। इसलिए हमने ये एक फॉर्मूला हमने संगठन के तौर पे ये अपनाया है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अपने सुझाव इस ईमेल आईडी पर, जो मैं अभी आधे घंटे में जारी करूंगा, उस पर आप अपने अपने सुझाव देंगे। उसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि रीअपीयर स्टूडेंट्स के। दोस्तों, जो रीअपीयर स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने जो गाइडलाइन जारी करी थी उसमें रीअपीयर स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करने की बात कही गई थी, पर अब मैं देख रहा हूं कि कई यूनिवर्सिटीज ने, कईयों ने तो उस नोटिफिकेशन के बाद एक यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन तो निकाल दिया, पर रीअपीयर और पास आउट स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से पास हो चुके हैं और जिन्होंने इस साल अपना एक रीअपीयर का या कोई पेंडिंग पेपर देकर जिन्होंने अपनी डिग्री पूरी करनी थी, तो उनके भी काफी जो है समस्या आ रही है। तो इन दोनों का जो मैं देखता हूं, जैसे हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बड़ा ही अजीब एक नोटिफिकेशन निकाला है कि एक जो रीअपीयर है किसी स्टूडेंट की फाइनल ईयर में, उसको हम पास करेंगे। तो ये कोई लाजमी नोटिफिकेशन नहीं है और ना ही हम इसको लीगली हम इसको ठीक ठहरा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसके ऊपर अपनी नजर बनाए हुए हूं और जल्दी ही इस पर जो भी कार्रवाई बढ़ती हुई फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और रीअपीयर के और पास आउट स्टूडेंट्स को लेकर जो भी इस पे कार्रवाई बढ़ती हुई, मैं जल्दी ही उसको लेकर आपके बीच में आऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से आप मेरे साथ अपना सहयोग बनाए रखेंगे और इसी तरीके से एनएसयूआई हरियाणा, जब भी हरियाणा के छात्रों को जरूरत पड़ेगी तो इसी तरीके से आपकी आवाज के साथ एनएसयूआई हरियाणा अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। आप सभी ने मेरे को इतना समय दिया, मेरी बात सुनी। अब मैं उम्मीद करूंगा कि जो हम
ईमेल आईडी जारी करेंगे, उस पर आप सभी साथी एक पॉजिटिव सोच के साथ उस पर अपने अपने सुझाव देंगे। सभी साथियों का फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय NSUI।